हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट टर्न पे बच्चों हम लोगों ने मोशन चैप्टर को फिनिश किया है। अगर वो वीडियोस आपने अब तक नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, पहले आप वो चैप्टर देख लीजिए तब इस पे आइए। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर की बात करें, जैसा कि चैप्टर हमें दिख रहा है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक फोर्स, दूसरा लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या होता है सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, फोर्स, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, बट डेफिनेशन से पहले इसको समझ लेते हैं। फोर्स बेटा उसी को बोलते हैं जब कोई भी चीज़ पुश या पुल करते हैं हम। इसका मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो अगर अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब अपनी स्पीड अगर चेंज कर रहा है, तो वो क्यों चेंज करेगा? जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो कोई चेंज नहीं करेगा। या कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है, रखी हुई है, तो जब तक आप उस पर कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। या अगर कोई एक सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए हमें फोर्स ही अप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो होता है द कॉज ऑफ एन एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वो किस वजह से आता है? ऑब्जेक्ट में फोर्स की वजह से आता है। ठीक है सॉरी। और चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। ठीक है। इसके दूसरे टर्म्स में अगर हम देखें, कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? जो कि न्यूटन ने फोर्स को बताया था, तो इसकी यूनिट भी आपकी न्यूटन ही होती है। इसको दूसरी यूनिट्स में हम देख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी, जिसमें मास जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, क्योंकि किलोग्राम जो है वो मास की ही यूनिट होती है। तो मास हो गया आपका ये, और वेट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपका होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे बच्चों लिखा है 1 LB इक्वल्स टू 4.45 न्यूटन। LB क्या है? LB बच्चों पाउंड को बोलते हैं। 1 पाउंड जो होता है वो इक्वल होता है 4.45 न्यूटन के। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स को समझ लिया है। अब बच्चों फोर्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये बैलेंस फोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा कि एक वॉल बनी हुई है और इधर से एक टॉय कार आ रही है जो कि इस वॉल से टकरा रही है। तो क्या होगा? टॉय कार क्या वॉल को पीछे खिसका पाएगी? नहीं खिसका पाएगी। तो क्या होगा? तो फिर बच्चों यहाँ पे मतलब जितना टॉय कार ने फोर्स लगाया वॉल के ऊपर, वॉल ने भी ऑपोजिट उतना ही फोर्स लगा दिया। तो बराबर का फोर्स लगा दोनों साइड से, तो नेट फोर्स क्या हो गया? वो ज़ीरो हो गया। मतलब अगर एक साइड का, किसी भी एक साइड का फोर्स को हम पॉजिटिव मान लें, जैसे कि सपोज कर लेते हैं एग्जांपल कि हम वॉल का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ वॉल जो है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, और इधर से फोर्स ऑफ कार जो है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो नेट फोर्स निकालेंगे तो उतना ही प्लस होगा और उतना ही माइनस होगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, द फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया इसमें सिर्फ दो फोर्सेस की बात हो रही है, बट हम मल्टीपल फोर्सेस भी ले सकते हैं। जैसे एक फोर्स वॉल और टॉय का तो हो गया, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे काफ़ी सारे फोर्सेस लग रहे हों और फिर उसका रिजल्टेंट जो नेट है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तब भी वो एक बैलेंस्ड फोर्स ही होगा। ठीक है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स की बात अगर हम करें तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है एक छोटा सा बच्चा है, वो एक टॉय कार को पुश कर रहा है, और पुश करते टाइम क्या हो रहा है कि टॉय कार क्या करेगी? आगे को बढ़ जाएगी, और बच्चा फोर्स लगा रहा है और टॉय कार आगे की तरफ को मूव कर रही है। तो यहाँ पे टॉय कार जो थी वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पीछे की डायरेक्शन में नहीं दे पाई। मतलब उसने जब इक्वल फोर्स नहीं दिया तो हमारा नेट फोर्स क्या हुआ? ज़ीरो नहीं हुआ। और नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, तब तब कंडीशन हमारी हो जाएगी अनबैलेंस्ड फोर्स की। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट ज़ीरो, द फोर्सेज आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ठीक है।
तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स को भी हमने समझ लिया। तो फोर्स में बेसिकली हमने पहले फोर्स पढ़ा, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को देखा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बात कर रहा है यहाँ पे इनर्शिया की। इनर्शिया क्या होता है? तो बच्चों इनर्शिया बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है जिसको हम बचपन से फील कर रहे होते हैं, बट हमें उसका नाम नहीं पता होता और ये नहीं पता होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो बच्चों इनर्शिया क्या होती है? बॉडी की इनएबिलिटी होती है कि जिस स्टेट में है उसको चेंज ना करने की, चेंज करने की इनएबिलिटी, या चेंज ना करने की एबिलिटी बोल सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो जैसे अगर आप रेस्ट में हैं और आपकी बॉडी क्या चाहेगी? हमेशा रेस्ट में ही रहे, तो इसी को बच्चों इनर्शिया बोलते हैं। आप अगर किसी मोशन में हैं तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी? कि आपकी बॉडी हमेशा उसी मोशन में रहे, इसी को बस इनर्शिया बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन पढ़ें तो होती है इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्टेट। ठीक है, तो इनएबिलिटी होती है बॉडी की कि अपनी स्टेट को चेंज करने की। ठीक है, अब इनर्शिया के बच्चों 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, इन तीनों को पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इनर्शिया टॉपिक के लिए, आपका क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, इनर्शिया कब ज़्यादा होता है या कब कम होता है। तो बच्चों ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पे। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो अगर उसका बहुत ज़्यादा मास है तो हमें उस पर उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए, उसको ज़रा सा भी मूव कराने के लिए। तो यहाँ पे इनर्शिया ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू अगर एक टॉय कार है उसको आप बहुत ही कम फोर्स से मूव करा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? इनर्शिया बहुत ही कम हुआ। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब बच्चों देखते हैं इनर्शिया के टाइप्स, जो कि मैंने आपको तीनों बताए। तो पहला है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे नीचे एक हाथ आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक ब्रिक रखी हुई है। अब ब्रिक क्या है? जब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम नीचे से हाथ पे कोई फोर्स ना लगाएं या हम ऊपर ना उठाएं या हाथ को खिसकाएं नहीं, तो तब तक क्या होगा? ब्रिक आपकी वैसे ही हाथ के ऊपर रखी रहेगी। तो क्या हो गया? ये आपकी इनर्शिया की कंडीशन होती है कि जिस स्टेट में बॉडी है वही उस स्टेट में रहना चाहेगी। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने एक बस का एग्जांपल है। इसमें चलिए मैं आपको एक बार इनर्शिया ऑफ रेस्ट रिवाइज करवा दूंगा और फिर इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझा दूंगा। जैसे हम एक बस में बैठे होते हैं तो क्या होता है कि बस में हमें जब बस बिल्कुल स्टॉप होती है, रुकी हुई होती है, और जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, जब बस चलना स्टार्ट करती है, तब क्या होता है? हमें एक पीछे की तरफ को झटका सा लगता है। वो क्यों लगता है? वो इनर्शिया की वजह से ही लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो रेस्ट में होती है और इनर्शिया क्या होती है? एक टेंडेंसी होती है उसी स्टेट में रहने की। तो इनर्शिया चाहता है कि हमारी बॉडी उसी स्टेट में रहे, तो फिर हमारी बॉडी उसी स्टेट में रहने की वजह से सेम पोजीशन में रहना चाहती है और बस आगे की तरफ को मूव करती है, तो जिससे हमारे ऊपर झटका लगता है और हम पीछे की तरफ को हल्का सा मूव कर जाते हैं। तो लेकिन हमारे पैर मूव नहीं करते हैं। पैर मूव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पैर जो होते हैं बस के रूफ से अटैच्ड होते हैं। तो पैर तो बस के साथ में चलने लगते हैं, बट ऊपर की बॉडी जो होती है, अपर बॉडी जो होती है, वो हमारी फ्री होती है, जिस वजह से हमें बैकवर्ड एक पुश लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर मोशन की बात करें तो इसका ऑपोजिट ले लेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन में, कि अगर कोई बस मूव कर रही है तो क्या होगा कि हम बस जैसे ही रुकने वाली होगी, तो अब मान लीजिए सडन ब्रेक लगता है अगर, तो ब्रेक लगते टाइम क्या होता है कि हम आगे की तरफ को आ जाते हैं। आगे की तरफ को क्यों आते हैं? क्योंकि बस रुकती है और हमारी बॉडी मूव कर रही होती है। तो हमारी बॉडी क्या चाहती है? इनर्शिया की टेंडेंसी होती है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? मूव करते रहना चाहेगी।
अब बॉडी मूव करते रहना चाहेगी तो क्या होगा, हमारी बस ने जैसे ही ब्रेक लगाया तो पैर तो हमारे बस से अटैच हैं, बस के रूफ से अटैच हैं, तो पैर एकदम से रुक जाते हैं, बट ऊपर की बॉडी फ्री होती है तो वो आगे की तरफ को पुश होती है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ को झटका लगता है और हम आगे की तरफ को आ भी जाते हैं अगर किसी चीज़ को होल्ड ना करे हों। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये होगा इनर्शिया ऑफ मोशन। अब तीसरा देखते हैं बच्चों इनर्शिया का केस, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हों उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी चलती रहना चाहती है। वहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्शन की। अगर मान लीजिए कोई एक शार्प टर्न आ जाता है रोड पे और आप कार में बैठे हुए हैं, तो आप जब टर्न आता है तो क्या करती है बॉडी, एक डायरेक्शन को मूव होती है। वो क्यों होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, कि जिस भी स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही होती है बॉडी उसी में चलना चाहती है, बट कार क्या करती है, हमारी बॉडी को दूसरी डायरेक्शन में मूव करा देती है, जिस वजह से हमारी बॉडी जो होती है पहले थोड़ी देर तो ट्राई करती है, उसी में चलने की वजह से इनर्शिया की वजह से उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश करती है, बट जब कार मूव हो जाती है तो धीरे धीरे करके बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव हो जाती है। तो ये हो गया आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय itself its डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, ये बच्चों सबसे पहले 3 लॉज होते हैं, जिसमें सबसे पहला लॉ जो होता है वो इनर्शिया पे ही डिपेंड होता है। इसको सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। पढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ दैट वी हैव लर्नड हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, मोशन को हम लोगों ने पढ़ लिया है लास्ट चैप्टर में ही। हाउ डू वी कॉज द मोशन एंड वी वांट दैट वी वांट, तो हम मोशन का रीज़न क्या होता है जो हम चाहते हैं, अलग अलग तरीके से हम मोशन कराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो मोशन को हम लोग ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं। तो उसी के अब हम लोग लॉस पढ़ने वाले हैं। वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये भी हमने पढ़ लिया कि हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। बट what do forces directly affect, जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स डायरेक्टली क्या अफेक्ट करता है, लोकेशन को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को या जर्क को। तो न्यूटन ने आंसर किया है इन क्वेश्चंस को 3 लॉस के अंदर कि इन फोर्सेस से होता क्या है। फोर्सेस लगाने से अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग फोर्सेस लगाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट पे, तो कैसे क्या होता है, तो न्यूटन्स ने अपने लॉज में डिफाइन किया है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें कि बच्चों इनर्शिया को ही ठीक से डिफाइन किया गया है। इसमें सिंपल न्यूटन ने एक बात बोली थी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेट ऑफ मोशन और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, it will remain in that motion until and unless we apply an external force। इसका मतलब है कि जब तक हम कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा हमेशा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम कोई बॉल अगर फेंकते हैं तो बॉल थोड़ी आगे जाके रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? जबकि आप तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बता रहे हो कि कोई भी चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, तो बॉल को तो हमेशा मूव करते रहना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है बच्चों, मूव करते रहना चाहिए, बट ये चीज़ अर्थ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बॉल जो चल रही है वो कहाँ चल रही है, बट जो ज़मीन पे चलेगी ना, अब क्या होगा, ज़मीन से कुछ ना कुछ बॉल का फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, बॉल धीरे धीरे करके रुकती है। और सिर्फ ज़मीन से ही फ्रिक्शन नहीं लगता है, इवन एयर का भी फ्रिक्शन लगता है। सामने हवा भी होती है ना, तो हवा भी अपोज करती है बॉल को आगे मूव करने से। और यही बॉल अगर क्या होगी, अगर जितना ज़्यादा हम स्लिपरी एरिया में थ्रो करेंगे उतनी ज़्यादा दूर जाएगी। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रिक्शन को कम कर दिया। तो इसी लॉ को हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल इन द एब्सेंस ऑफ फोर्सेस, अगर फोर्सेस की एब्सेंस है तब क्या होगा, जब मोशन कर रही होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो टेंड टू रिमेन इन मोशन, वो क्या करेगी, मोशन में ही रहना चाहेगी।
विद नाइदर द स्पीड नॉर डायरेक्शन चेंजिंग, न ही उसकी स्पीड ना ही डायरेक्शन चेंज होगी जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्सेस। यही मैंने आपको पूरा समझाया। और यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको बच्चों समझाया बॉल का। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑब्जेक्ट, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। दिस एट फर्स्ट डज नॉट सीम ऑब्वियस, मोस्ट थिंग्स ऑन द अर्थ टेंड टू स्लो डाउन एंड स्टॉप, हाउएवर we consider the situation, we see that there are lots of forces tending to slow the objects down, such as friction and air resistance। इन फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे हैं वो स्लो हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही अर्थ से बाहर स्पेस में जाएंगे, वहाँ पे कोई भी चीज़ थ्रो करेंगे तो वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि When we look at planets and moon, अगर हम planets या moon की बात करें तो क्या ये आगे चल के रुक जाते हैं? बच्चों कभी नहीं रुकते हैं। क्यों नहीं रुकते हैं? क्योंकि ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहे हैं। However, it is easier to see that they just keep right on going। ठीक है। Also, when we remove or reduce a lot of forces on an object, it does tend to keep right on going। अगर धीरे धीरे करके हम फोर्सेस को रिमूव करना चाहें तो भी हम देख सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव करते रहते हैं देर तक। कंसीडर अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर, ये ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अगर हम स्मूथ फ्लोर पे कंसीडर करते हैं एक बॉल को रोल करते हुए तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। वी डोंट नीड फोर्सेस टू कीप मोशन गोइंग। तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ के बाद आपके दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों मैं आपको आपकी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके।